जय हिंद। मैं आपके लिए फिर से लेकर के आ गया हूँ। अभी तक मैं जितना करा चुका था ना साइंस का भाग 4, आज मैं पढ़ाऊँगा भाग 5। मतलब पार्ट जो है 5 है, आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का इसमें जो है ना 5वां लेसन आपको मिलेगा। कौन सा लेसन मिलेगा? 5वां लेसन मिलेगा, ठीक ना। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका फिर से स्वागत है इंडियन कोचिंग सेंटर में। मैं हूं मोहम्मद सलामुद्दीन। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। यहाँ पर देखिए ये साइंस का 5वां भाग है। और ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये है, पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। लेसन नंबर 5 से बायोलॉजी का सबसे पहला क्वेश्चन। क्या ऑक्सीजन होता है? जी हाँ, ऑक्सीजन ही होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन ही होता है। इसी के कारण क्या होता है? पौधे की वृद्धि होती है। और ये शीर्ष भाग में ये जो हार्मोन है ऑक्सीजन, ये पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है, ठीक ना। इसी के कारण पौधों की क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक ना। तो चलिए, ये सब के सब ना पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन। नंबर 2 देखिए, पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि कौन करता है? देखिए, ऑक्सीजन तो होगा नहीं, काहे कि ये क्या था, इसका हिस्सा खत्म हो गया, शीर्ष भाग में है। अवशेषिक अम्ल नहीं होगा, ये पौधों की वृद्धि को रोकता है। एथिलीन जो है ना गैस, ये फल पकाने वाला हार्मोन है। और साइटोकाइनिन, कौन बच गया? साइटोकाइनिन, ये जो है ना पौधे के स्तंभ में क्या करता है? वृद्धि करता है। क्या चीज में? स्तंभ में वृद्धि करता है। आगे देखिए, तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, किसके कारण पत्तियां हरी होती है? किसके कारण पत्तियां हरी होती है? ये सब हार्मोन है, पौधे में सबका अपना अपना काम है, ठीक ना। किसके कारण पत्तियां हरी होती है? क्या इसके कारण? ये तो फल पकाएगा, तो ये तो होगा नहीं। एब्सिसिक अम्ल ये पौधे की वृद्धि को रोकता है, ये तो होगा नहीं। ऑक्सीजन ये पौधे के शीर्ष भाग में होता है। बच गया कौन? जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स ये जो है ना क्या होता है? ये पत्तियों को क्या कर रखती है? हरी रखती है। और ये जिब्रेलिन्स की बात करें ना, तो ये मालूम है कहाँ पाया जाता है? ये हरित लवक में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? हरित लवक में। हरित लवक में पाया जाता है। और ये क्या करता है? उसके जो अंदर क्लोरोफिल है, इसको जीवित रखता है। और जब क्लोरोफिल जीवित रहेगा, प्रकाश संश्लेषण होती रहेगी, और इस तरह से एनर्जी पौधों को मिलेगा, तो पत्तियां क्या रहेगी? ऑटोमेटिक क्या रहेगी? हरी रहेगी। तीसरा हो गया। चौथा देखिए, इनमें कौन पौधों की वृद्धि को रोकता है? इनमें कौन पौधों की वृद्धि को रोकता है? ठीक है, देखिए, एथिलीन ये फल पकाने वाला हार्मोन है, गैसीय रूप में होता है। जिब्रेलिन ये अभी बताए थे, पत्तियों को हरी रखता है। ऑक्सीजन ये पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। कौन? और बच गया कौन? अभिशिषिक अम्ल। अभिशिषिक जो है ना, ये अम्लीय क्या है? पादप हार्मोन है। कौन है? अम्लीय पादप हार्मोन है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अम्लीय पादप हार्मोन कौन है, तो आप क्या बता दीजिएगा? अभिशेषिक अम्ल। और ये पौधे के वृद्धि में क्या करता है? रोकता है। ये पौधे को विलगित करता है। विलगित मतलब उसको क्या करता है? झाड़ के गिरा देता है पौधों को। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सही आंसर हो गया। चौथा हो गया। पांचवा देखिए, इनमें कौन फल पकाने वाला हार्मोन है? मैं हर एक क्वेश्चन में बोला हूँ, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? कौन है भाई? तो एथिलीन है। कौन है? एथिलीन है। इसको भोजपुरी में गांव के लोग कार्बाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बाइड कहता है। लेकिन वो क्या रहता है? कृत्रिम रहता है, मानव द्वारा बना होता है। ये क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक के द्वारा ये बना हुआ है। समझ गए? तो कार्बाइड की तुलना इसे नहीं कर सकते, लेकिन समझने के तौर पर ज़रूर कह सकते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पांचवा हो गया। छठा देखिए, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है औसतन? मानव मस्तिष्क के क्वेश्चन आ गया, मतलब ये जो माथा है इसे क्वेश्चन आ गया, तो कितना होता है? क्या 1.5 kg होता है? जी हाँ, 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg होता है। अगर इसको बोला जाए तो किताबों में इसे लिखता है 1600 ml, लगभग जो है 1.5 किलो के आसपास होता है। इसने क्या लगाया? औसतन, औसत। इसमें छोटा बड़ा बुढ़ा जवान सब आ जाएगा, परफेक्ट उम्र वाला नहीं है। औसतन क्या आ जाएगा, इसलिए 1.5 kg इज द राइट आंसर। छठा हो गया। सातवां देखिए, सातवां देखिए, कौन मानव मस्तिष्क के भाग है? इनमें से कौन मानव मस्तिष्क के भाग है? मानव मस्तिष्क के कितने हैं? 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक ना। तो इसमें से तीनों के तीनों क्या है? मानव मस्तिष्क के भाग है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका एकदम सही जवाब हो गया, ठीक ना।
आगे देखिए, 7वां हो गया। 8वां देखिए, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। देखो जी, अग्र मस्तिष्क जो होता है ना, उसका 2 भाग है। कितने भाग है? 2 भाग है। उसमें से पहला कौन है? सेरिब्रम है। कौन है? सेरिब्रम। तो सबसे ज़्यादा ये जो मेमोरी है सेरिब्रम में ही क्या है, सभी बातों को सोचने का, समझने का, ये पूरी की पूरी क्षमता कहाँ रहती है? सेरिब्रम में। कहाँ रहती है दोस्तों? सेरिब्रम में रहती है। आगे देखिए, 8 हो गया। 9 देखिए, रोने, दर्द, ठंड इत्यादि जैसे क्रियाओं को कौन नियंत्रित करती है? तो प्रमस्तिष्क ये क्या है? वो तो सेरिब्रम है, ये तो होगा नहीं। डायनसेफलॉन, सेरिबेलन या सेरिब्रम। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क दोनों सेम चीज़ है ना। डायनसेफलॉन ये नहीं होगा, ठीक ना। ये सेरिबेलम जो है ना, क्या करता है? रोने, दर्द, ठंडा इत्यादि जैसे कार्यों को क्या करती है? सेरिबेलम क्या करती है? कंट्रोल करती है। बात समझ में आ गया? आगे देखिए, 8 हो गया। 9 देखिए, ऐच्छिक गति को कौन नियंत्रित करती है? ऐच्छिक गति को, है ना। ऐच्छिक गति को कौन नियंत्रित करेगा जी? यहाँ पर एक और ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें क्या है? मेडुला। इसमें कौन है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, वेरोलाई या मेडुला। कौन करेगा? कौन करेगा? ऐच्छिक गति। ऐच्छिक गति तो कौन करता है? मेडुला करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। आगे देखिए, 10वां प्रश्न देखिए, धड़कन, रक्तचाप, श्वसन की गति को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए, यहाँ पर सेरिबेलम तो होगा ही नहीं, सेरिबेलम तो होगा ही नहीं। और मेडुला क्या था अभी पढ़े, तो क्या हो जाएगा? स्टेम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्टेम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये सब बड़े ध्यान से समझ लेना होगा। इनमें कौन मास्टर ग्रंथि है? इनमें से कौन क्या है? मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि मतलब ये अपने के साथ साथ ऑन बहुत सारी ग्रंथियों का क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रण को, बहुत सारे हार्मोन को कंट्रोल करता है, इसलिए ये मास्टर ग्रंथि है। तो किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 11 हो गया। 12 देखिए, थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? जाहिर है थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि। कहाँ से? थायराइड। नाम मैच कर रहा है, नाम क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 12 हो गया। 13 देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन मतलब ये जो है ना, यहाँ पर थायराइड ग्रंथि होता है इसी में। कहते हैं थायराइड, और यहीं से क्या निकलता है? थायराइड। थायराइड क्या निकलता है? थायराइड, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर वो नहीं निकलेगा तो इसे थोड़ा का फूल जाएगा। कति हो जाएगा? फूल जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? उसको कहते हैं घेघा रोग। केकरो नटिया ना क्या रहता है उसका नटिया क्या रहता है? मोटा आ जाता है। कति हो जाता है? मोटा आ जाता है। किसके कमी से? थायरॉक्सिन के कमी से, मतलब आयोडीन के कमी से। क्या हो गया? आगे देखिए, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? कैल्शियम की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? देखिए, थायराइड जो है तो वो क्या करेगा? वो तो नमक की मात्रा को, आयोडीन की मात्रा को क्या, और पिट्यूटरी ग्रंथि वो तो मास्टर ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि या पाराथायरॉक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 14 हो गया। 15 देखिए, इंसुलिन नामक हार्मोन की किसके कमी से? ये देखिए, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन रोग होता है? इंसुलिन के कमी से, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा? चीनी रोग। क्या हो जाएगा? चीनी रोग माने डायबिटीज। क्या हो जाएगा? डायबिटीज। क्या हो जाएगा? डायबिटीज। चीनी रोग क्या हो जाएगा? इंसुलिन की कमी से हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ध्यान में रखिएगा। 15 के इसके बाद 16 देखिए, एस्ट्रोजेन है। एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन है ना, ये नर क्या है? नर हार्मोन है। क्या है? नर हार्मोन है। एगो होता है टेस्टोस्टेरोन, वो मादा हार्मोन होता है। ठीक है। आगे देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। 16 के बाद 17 देखिए, हाँ, एस्ट्रोजेन। अच्छा, ये क्या था? एस्ट्रोजेन, ये भी एस्ट्रोजन स्रावित। ओ, स्रावित कहाँ से होता है? तो देखिए, जब ये नर नर हार्मोन है, नर हार्मोन है, तो जाहिर है कि ये
भाई अंडाशय होता है क्या स्त्री में, क्या होता है अंडाशय कहाँ होता है स्त्री में। वृषण, वृषण समझते हैं, ये पुरुष का जो है ना नर जनन अंग है। जैसे देखिएगा यहाँ पर जो है ना ये शिश्न होता है, क्या होता है शिश्न, और इसके बगल में दो गोल गोल होता है, क्या रहता है गोल गोल, है ना। आइए कच्ची है बॉडी है, ठीक है, आगे चला जाता है। तो ये वाला ये जो दोनों गोल गोल है ना, दोनों गोल गोल है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं वृषण कहते हैं। और इसी को ना देखिएगा खांसी बकरी, बकरी खांसी में से होता है, खांसी में वही दोनों निकाल लेता है, का ससुरा आगे बदमाशी नहीं करे ना, निकलवा दिया जाता है। तो ये बड़ी कमाल का चीज़ है ना, इसे समझ लिया जाए तो ये वृषण से निकलता है। ये क्या है मनुष्य का मुख्य क्या है, इसको भोजपुरी में बैजा आदमी बोलता है, बैजा। और भी क्या कहता है आप समझिए क्या कहता है, लड़का सब कहते हैं लड़का के मामा है, इसको कहते कहते ये वाला लड़का के मामा है, ये वाला यही क्या है, यही वृषण है। अगर ये निकाल दिया जाएगा ना, ये निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा, ससुरा अपने वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वृषण, इसी वृषण में क्या बनता है नर युग्मक, क्या बनता है नर युग्मक, क्या बनता है नर युग्मक। और यही जा कर के ना अंडाशय से निषेचन करके बच्चा को जन्म देने में सहायता करता है। बाकी जनन में आप पढ़िएगा आगे देखिए। तो वृषण द्वारा क्या निकलता है एस्ट्रोजन, क्या निकलता है एस्ट्रोजन, समझ में आ गया बात। तो चलिए आगे देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा 17 का सही हो गया। 18 का देखिएगा, तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, क्या है इसमें देखिएगा, क्या न्यूरॉन होगा या नेफ्रॉन होगा। तो देखिए न्यूरॉन होगा, क्या होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पाया जाता है कभी किडनी में, कहाँ पाया जाएगा किडनी में, कहाँ पाया जाएगा जी किडनी में, किडनी मतलब वृक्क जो कहते हैं, जिसको गुर्दा कहते हैं, है ना। तो न्यूरॉन आपका क्या हो गया सही जवाब हो गया, क्या हो गया न्यूरॉन। न्यूरॉन से क्या बना है तंत्रिकीय तंत्र। 19 देखिए, तत्वों को धातु और अधातु में किसने बांटा था, मेंडलीफ। देखिए यहाँ पर है लववाजे ने, किसने लववाजे ने, लववाजे ने क्या किया तत्वों को। देखिए अब ये ना इन ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आ गया, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया है, बायोलॉजी खत्म हो गया, लेसन नंबर 5 से 19 क्वेश्चन था, ठीक है 18 क्वेश्चन था, 19वां क्वेश्चन क्या केमिस्ट्री से आ गया है। तो इसमें देखिए लववाजे ने पूरे तत्वों को क्या किया, पूरे तत्वों को ना धातु में और अधातु में क्या कर दिया बांट दिया, यहीं से वर्गीकरण शुरू हुआ था। फिर आगे देखिए क्या होता है 1920 देखिए, त्रियक नियम किसने दिया था, त्रियक नियम किसने दिया था। तो देखिए लववाजे ने तो 2 बराबर में बांटा, और मेंडलीफ ने परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का विभाजन किया था। मोसले आगे है, इसने फाइनल किया था। बच गया कौन डोबेरेनर, डोबेराइनर भी इसको बहुत लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया सही जवाब हो गया, अष्टक नियम इसने दिया था, सॉरी अष्टक नहीं त्रियक नियम। अष्टक नियम किसने दिया था, तो अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया था, किसने दिया था न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स के समय न 56 तत्व जो है ना प्रकृति में ज्ञात है, इसे भी क्वेश्चन हो सकता है आगे आएगा, ठीक ना। आगे देखिए न्यूलैंड्स के समय प्रकृति में कितने तत्व थे, आ गया कितना आ गया 56, कितने थे 56 तत्व थे किसके समय में न्यूलैंड्स के समय में। धकाधक याद रखिए, आपके पास ना मतलब बहुत समय कम है, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो भैया आप पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो क्वेश्चन को तैयार रखो। अगला चैप्टर रिप्रोडक्शन जनन आने वाला है, उसमें बहुत मजा आएगा एकदम भरपूर। मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था, तो मैं थोड़ा देर पहले बोला ना मेंडलीफ ने परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, तो देखिए परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में जी नहीं, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में नहीं किया था ये, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में नहीं था, परमाणु संख्या के घटते क्रम में यह भी नहीं था, परमाणु संख्या के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया एकदम बिल्कुल सही जवाब हो गया, सी क्या हो गया सही जवाब हो गया। आगे देखिए 24, मेंडलीफ के समय कितने तत्व थे, मेंडलीफ के समय देखियो जी, मेंडलीफ देखिए इसके बाद आया था, ये क्या है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था, तो इसके बाद आएगा तो जाहिर है कि वो क्या वो 20 नहीं होगा, क्या होगा
63 होगा। तो 63 जो है ना, मेंडलीव के समय 63 तत्व क्या थे, ज्ञात थे। इन्होंने परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर आवर्त सारणी बनाया था, जो क्या हो गया, निकेल और कॉपर को ना सही स्थान नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण इनका आवर्त सारणी लागू नहीं हुआ। इसके साथ साथ समस्थानिकों का स्थान नहीं मिल पा रहा था, हाइड्रोजन का स्थान नहीं मिल पा रहा था, बहुत सारी विसंगतियाँ थी, ठीक ना। लेकिन फिर भी क्या है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इनको गलत हम लोग नहीं कर सकते। 25 देखिए, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं। उदग्र स्तंभ और क्षैतिज समझते हैं। उदग्र का मतलब होता है खारा, उदग्र माने खारा, खारा रहेगा तो इसको उदग्र बोलते हैं, और जो सुतल रहेगा उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। समझ में आ गया। और इसको क्या बोलते हैं, उदग्र। तो उदग्र स्तंभ जो है ना, ये मालूम है 18 गो है, और ये वाला कै गो है, 7 गो है। तो उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इस तरह को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। समझ में आ गया। तो बताइए, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं। उदग्र स्तंभ को कहते हैं वर्ग, समूह, ग्रुप। 3 गो नाम से इसे जानते हैं। समझ में आ गया। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 25 हो गया। 26 देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। अभी मैं बताया, पूरा 18 गो ग्रुप है, मतलब वर्ग है, और 7 कितने हैं, 7 कितने हैं उसमें, आवर्त है, पीरियड है, पीरियड है, क्या है, पीरियड। 27 देखिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी में किसे स्थान नहीं मिला। थोड़ा देर पहले हम आपको बोल रहे थे, किसको नहीं मिला, तो हाइड्रोजन को। बहुत बार हाइड्रोजन को ना ऐसे अणु के रूप में लिखा जाता है, तो ये भी ऑप्शन में दे तो गलत नहीं है। समझ में आ रहा है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है भैया। 28 नंबर देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर है, किसके आधार पर है। क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर, तो थोड़ा देर भी नहीं टिकेगा, थोड़ा देर भी नहीं टिकेगा। संयोजकता के आधार पर बस, ये दोनों एक ही पटदार है। परमाणु द्रव्यमान पर, ये तो क्या मेंडलीव फेल हो गया। कौन, परमाणु संख्या पर। ये केकरो समझ में नहीं आ रहा था दूसरा। ये तो कितना आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकदम लाइन से धरा दो, जिससे बाल बच्चा जन्म होता है लाइन से, वैसे क्या हो गया, ये लाइन से इसको एकदम सजा दो। ठीक है, आगे देखिए। 29 देखिए, पत्नी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। यहाँ पर पत्नी नहीं होगा, यहाँ पे पत्नी कहाँ से, अरे बाबू। पत्नी नहीं होगा, यहाँ तत्व होगा, तत्वों को। यहाँ पे तत्वों का एलिमेंट्स, एलिमेंट्स होगा। इसको कितने भागों में, कितने ब्लॉक में, तो 4 ब्लॉक में बांटा गया है ना। एस, पी, डी, एफ। समझ में आ गया। एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहा गया है, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। और डी ग्रुप के तत्वों को संक्रमण धातु कहा गया है। क्या कहा गया है, संक्रमण धातु। और ये लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। समझ में आ गया। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पत्नी आ गया। यहाँ भी हमारा परेशान करना चलेगा, तो घर रुलावे करती है, परेशान करवे करती, यहाँ भी दूसरी रुला रही है। चलिए आगे देखिए। 29 के बाद देखिए 30, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स किस ब्लॉक के तत्व। अभी मैं बोला था ना, एफ ब्लॉक के तत्व है। किसके है, एफ ब्लॉक के तत्व है। कौन, सॉरी, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। नाक जाम हो गया सर्दी में, सुर सुर से दूर कर ले। लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स किसके है, यहाँ के है। किसके है, ये एफ ब्लॉक के तत्व है ना। अगर डी पर पूछेगा ना, तो संक्रमण धातु। किसको कहेंगे, संक्रमण धातु, संक्रमण धातु। आगे देखिए, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व सब धातु, एको अधातु में नहीं है। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं। वाह, ये सवाल आ गया ना भाई, ये तो होगा नहीं। ये ब्लॉक के आधार पर ये दोनों था, लेंथेनाइट्स और संक्रमण। डी ब्लॉक में संक्रमण, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स एफ ब्लॉक।
है दुगो में कोनो होगा। क्षारीय मृदा धातु या क्षार धातु जो होता ना, एक बलक तत्व जो होता है, हेलेना कब्र से फरार, हे ले ना कब्र से फरार, उसमें के क्या है, तत्व है। तो ये सब के सब ना ये संयोजकता एक वाले तत्व है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, क्रिप्टन, सीजियम और फ्रांसियम। देखिए इसमें जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आइएगा ना, इसकी क्रियाशीलता बढ़ती है, सक्रियता इसका क्या होती है, बढ़ती है, मतलब मोस्ट रिएक्टिविटी। ये इतने जो है ना, मतलब आपको बता दे, नाम मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, क्रिप्टन, सीजियम और फ्रांसियम। यहाँ पर ये नहीं होगा, क्रिप्टन सॉरी नहीं होता है, यहाँ पर होता है सिर्फ क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर होता है पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये जो है ना, फ्रांसियम इतना एक्टिविटी है कि अगर इसको छोड़ दीजिएगा ना तो क्या कर देगा, पत्थर में भी आग लगा देगा। कौन, फ्रांसियम। लेकिन आपका सवाल सोडियम और पोटेशियम से आता है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, क्रियाशील धातु है। क्या है, क्रियाशील धातु है। अगर इसको केरोसिन तेल से बाहर रखिएगा ना, कहाँ से, केरोसिन तेल से बाहर, इसे थोड़ा अपने में जर के राख हो जाएगा। इसको हमेशा केरोसिन में डुबा के रखते हैं, किसको। लेकिन बोला क्या, तो आप इससे अनुमान लगा रहे हैं ना, क्षार धातु है। क्या है, क्षार धातु है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 31 हो गया। 32 देखिए, 57 के तत्व क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइट्स या एक्टिनाइट्स। ये दोनों तो होगा ही नहीं, ये क्लियर बात है भाई, ये दोनों तो होगा ही नहीं, है ना। अब इसमें बात करिए, लेंथेनाइट्स या एक्टिनाइट्स दोनों होगा, तो हमारे हिसाब से ये शायद लेंथेनाइट्स है। देखिए कन्फ्यूजन है ना। 57 से 71, और बाद 71 से 103 तक, कितना तक, 103 तक क्या कहलाता है। तो देखिए लेंथेनाइट्स, ठीक है, कंफ्यूजन है, फिर भी आप ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 32, 33 देखिए, 89 से 103। अच्छा, इसमें बता रहे थे संत नहीं, 89 से 71 से नहीं, 89 से है। 89 से 103 क्या हो जाएगा, एक्टिनाइट्स। क्या हो जाएगा, एक्टिनाइट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थोड़ा आप लोग भी मिला लीजिएगा लेंथेनाइट्स में और एक्टिनाइट्स में, थोड़ा किताब देख करके, इसमें थोड़ा सा डाउट है, मुझे भी अभी भी डाउट है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तो भैया आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। कितने वर्ग है, 18 वर्ग है, और 7 आवर्त है। समझ में आ गया। 34 के बाद देखिए, प्रथम आवर्त में कितने तत्व है। प्रथम आवर्त मतलब मात्र 2 है। कितना है, 2 है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद 35 के बाद 36 देखिए, निष्क्रिय गैसों को किस वर्ग में रखा गया है। तो भाई निष्क्रिय गैसों को 18 में रखा गया है। किस में, 18 में रखा गया है, और 17 में हैलोजन ग्रुप को रखा गया है, हैलोजन गैस को रखा गया है। 37 देखिए, हैलोजन ग्रुप, देखिए यही पूछ रहे थे, हैलोजन ग्रुप जो है ना, ये 17 में रखा गया। किस में, 17 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 37 के बाद 38 देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ धातुई गुण क्या है, बढ़ता है जी। ऊपर से नीचे की तरफ धातु, अभी हम वर्ग एक का तत्व आपको बताया तो क्या बढ़ेगा, धातुई गुण क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर उसकी परमाणु का कार्य भी बढ़ेगा, है ना। अब देखिए, एक नंबर में हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 है, और पोटेशियम है 19 पर, तो बढ़े ना, उसकी परमाणु संख्या 19 हो गई, तो जाहिर है उसमें क्या होगा, उसका जो है सेल बढ़ेगा। कितना हो जाएगा सेल, उसमें लगभग 2, 8, 8, 1, 4 सेल हो जाएगा, तो उसको भाई आकार भी बढ़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, बढ़ता है, परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में? भाई 2 नंबर में। पहिलका में संयोजकता 1 वाला, दूसरका वर्ग में संयोजकता 2 वाला। मैग्नीशियम 2 नंबर में है क्योंकि संयोजकता उसका 2 है। डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण धातु, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण धातु अगर आप कहते हैं तो भी क्या है? गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। 50 देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। तो देखिए मतलब टाइम हो चुका है सर का आने का, लाइव क्लास उनका होने का, तो हम चाहते हैं कि यही तक रहे। 50 के बाद जो है आगे मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।